स्टूडेंट्स जो हैं, जब वो पहली बार क्लास में बैठते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हम तो यहाँ डॉक्टर बनने आए थे, हम तो मेडिसिन सीखने के लिए आए थे, हमारे आस पड़ोस वाले हमसे मेडिसिन पूछते हैं, हम उनको क्या बताएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है, बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि वो यही सोचते हैं कि हम तो यहाँ कुछ और ही पढ़ने के लिए आए थे और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आचार्य सुश्रुत भी कहते हैं। एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रभजोत और आज जो है हम शरीर की व्याख्या के बारे में बात करेंगे। शरीर किसे कहते हैं, शारीर किसे कहते हैं, षडंग शारीर किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आखिर इसका महत्व क्या है, शरीर ज्ञान का प्रयोजन क्या है, इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं हूँ डॉक्टर प्रभजोत, MD रचना शारीर। तो अभी हम शरीर के बारे में बात करेंगे। तो जब हम शरीर के बारे में बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है जो आपका देह है, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है, इसके बारे में हम बात करें हैं। इसे हम काया भी कहते हैं, इसे हम देह भी बोलते हैं। अब आयुर्वेद में इसके बारे में अलग अलग तरीके की परिभाषाएं बोली गई हैं। परिभाषाओं से यहाँ से अर्थ है, जैसे जो जो हमारे आचार्य थे, जैसे आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक। वैसे तो जब हम एनाटमी की बात करते हैं, रचना शारीर की बात करते हैं, तो हम जो है आचार्य सुश्रुत को सबसे पहले आगे रखते हैं, क्योंकि वो फादर ऑफ सर्जरी बोले गए हैं आयुर्वेद में। तो हम उनके श्लोकों को और ऊपर रखते हैं, उनको ज़्यादा महत्व देते हैं, है ना। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाकी आचार्यों ने भी क्या क्या बोला है। तो आज हम शरीर के बारे में बात करेंगे। तो शरीर के बारे में सबसे पहले जो है बोलते हैं शीर्यते इति शारीरम। मतलब क्या है कि जो क्या कर रहा है, निरंतर गति करने के कारण जिसका क्या होता जा रहा है, शरण होते जा रहा है, जो अपने आप को नष्ट कर रहा है, निरंतर गति। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से अपने आप को नष्ट कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि आपने सुना होगा कि RBCs का 120 डेज़ बोला गया है। 120 डेज़ में RBCs जो हैं फिर दोबारा से बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, इस तरीके से होता है। ऐसी WBC का होता है। तो निरंतर शरण तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, दोबारा फिर वो बन भी रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो आचार्य चरक हैं वो कहते हैं तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूतम विकार समुदायात्मकम संयोग वाही। मतलब शरीर क्या है, जिसमें क्या है, शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम। मतलब क्या है, जिसमें चेतना क्या कर रही है, अधिष्ठान कर रही है। चेतना यानी कि जो आपकी आत्मा है, चेतना, उसमें चेतना आ रही है, कॉन्शियसनेस आ रही है, तो चेतना उसमें आ जाएगी। ठीक है। जिसमें चेतना है, चेतना के साथ साथ क्या है, पंच महाभूत। इस सृष्टि का निर्माण ही पंच महाभूतों से हुआ है। पंच महाभूतों में क्या क्या आ जाते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये 5 महाभूत हो गए, और साथ साथ में उसमें क्या आ जा रही है, साथ में चेतना भी आ जा रही है, कॉन्शियसनेस भी आ जा रही है। तो इसके बाद ये जब चीज़ें आपस में मिलती हैं तो क्या होगा कि देह का निर्माण होगा। इसके साथ साथ किसका जरूरी है, विकारों का होना भी साथ में जरूरी होता है। तो जब क्या होता है, चेतना, विकार, पंच महाभूत, ये सब चीज़ें आपस में मिलती हैं, तब जाके क्या होता है कि एक शरीर का निर्माण होता है। आपको स्क्रीन पे पंच महाभूत क्या क्या हैं, विकार क्या क्या हैं, ये सब अब दिखाई देंगे, आप उनको देख सकते हैं आराम से। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट श्लोक है, शीर्यते हिंसति आत्मानम इति शारीरम। मतलब क्या है कि जिसका क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया निरंतर गति, एक ही मतलब है, निरंतर गति करने के कारण जो क्या कर रहा है, स्वयं खुद को ही नष्ट करे जा रहा है। वो क्या है, वो शरीर है। ठीक है। खुद को नष्ट भी कर रहा है और साथ में बन भी रहा है। ठीक है। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं शरीर में। ठीक है। रिकवरी भी हो रही है, डिजनरेशन भी हो रहा है और डिजनरेशन भी हो रहा है। तो दोनों चीज़ें चल रही हैं।
अब मैं आगे की बात करती हूँ कि आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं शुक्र शोणितम गर्भाशयस्तम आत्म प्रकृति विकार समुच्चितम गर्भिति उच्चते। मतलब वो क्या कह रहे हैं, शुक्र, शुक्र यहाँ पे क्या अर्थ है, यानी कि स्पर्म्स, और शोणित यहाँ पे यानी कि फीमेल एग। शुक्र और शोणित का संयोग हो रहा है। कहाँ संयोग हो रहा है, गर्भाशय के अंदर संयोग होता है, ठीक है। गर्भाशय में संयोग होगा और गर्भाशय में संयोग होकर वहाँ पर क्या आएगी, आत्मा। आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस, प्रकृति और विकार, ये सब चीज़ें मिलेंगी आपस में, तब जाके क्या होगा, गर्भ का निर्माण होगा। लेकिन इसके साथ साथ किस चीज़ की और ज़रूरत होती है हमको, पंच महाभूतों की क्रियाओं की भी आवश्यकता होती है। तो पंच महाभूतों की क्रियाओं की आवश्यकता के बारे में बात करें तो जैसे कि अभी आप मॉडर्न से उठ के आए हैं, मॉडर्न 12th तक आपने बिल्कुल आयुर्वेद नहीं पढ़ा था, तो थोड़ा सा हम इसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत ईजी रहे आपको समझने में। तो अगर वायु की बात करें तो विभाजन का कार्य करती है, यानी कि आपने क्या, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने लग गया, उसके बाद क्या होगा, सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है, ठीक है। एक सेल, दो से फिर 4 सेल, इस तरीके से डिवीज़न होता है। तो ये क्या है, विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो विभाजन के जो कार्य हो रहे हैं, इसके साथ साथ क्या होता है कि हाथ पैर, इन सब के छोटे छोटे बर्ड्स भी बाहर निकलते हैं। अभी आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे करके इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो ये सब चीज़ें कौन कर रहा है, ये वायु विभाजन का कार्य कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद आता है तेज। तेज क्या करता है, तेज पाचन क्रिया कर रहा है, ठीक है। तेज क्या करता है, पाक क्रिया करता है। तो पाक क्रिया पे की अगर मैं बात करूँगी तो आप एक तरीके से आपको मैं बताती हूँ कि मसल्स, जो मसल्स होती हैं तो उसके फाइबर्स होते हैं, तो वो मसल कैसे बनती है, तो मसल के जो अलग अलग फाइबर्स होते हैं उनमें पाक क्रिया जब होती है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो ये जो है उसके लिए, मसल्स बनने के लिए जो है अग्नि महाभूत जो है बहुत अत्यधिक इम्पॉर्टेंट बोला गया है। तो अगर आप देखते होंगे, आप हाथ में कोई भी धागा पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने भी पहना हुआ है, तो आप इनको बाइंड करने के लिए कि ये खुले ना, तो ये खुले ना, इसके लिए आप क्या करते हैं, इनके एजेस को क्या करते हैं, आग से हल्का सा जला देते हैं, ठीक है, अग्नि से जला देते हैं, ताकि ये क्या हो, दोबारा से मतलब खुले ना ये। तो इसीलिए क्या होता है कि इसी तरीके से मसल के जो फाइबर्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहें। तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं कि इसीलिए क्या होता है, अग्नि महाभूत जो है क्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब क्रियाओं के लिए। तो क्या होगा कि अग्नि क्रिया से क्या होगा, ये मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये सब जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं ये सब किसकी वजह से हो रही है, अग्नि की वजह से हो रही है। और आपको मैंने मसल्स का एग्जांपल दिया कि उसके लिए अग्नि महाभूत इसीलिए आवश्यक होता है क्योंकि फाइबर्स को जोड़ने के लिए अग्नि महाभूत की ज़रूरत होती है। जैसे ये खुले ना, इसके लिए अग्नि महाभूत की ज़रूरत है। इसी तरीके से छोटे छोटे फाइबर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो जुड़े हुए इसीलिए हैं क्योंकि उनके एजेस को हमने जलाया है। अगर इनको नहीं हम जलाते हैं तो क्या होता है, धागा एक इधर से निकलता है, एक इधर से निकलता है, एक इधर से निकलता है, तो ये चीज़ें होने लग जाती हैं। इसीलिए क्या है, अग्नि महाभूत क्या कर रहा है, पाक क्रिया कर रहा है, ठीक है। बाकी और भी इससे प्रोसेसेस होती हैं। इसके बाद जो है, जो उसमें क्लेद यानी कि जो म्यूकस, जो जल है वो क्या कर रहा है, उसमें क्लेद ला रहा है, ठीक है। तो ये क्लेद भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब उनको आपस में जोड़ना है, जो सेल्स डिवाइड हुए हैं उनको दोबारा भी तो जोड़ना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, जल। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि अपने माइंड में एक इमेज बनाएंगे तो आपको बहुत इजीली ये लर्न रहेगा कि वायु विभाजन कर रहा है, तेज पाचन का कार्य कर रहा है, और जो है जल जो है वो क्लेद का काम कर रहा है, ठीक है। और पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी, जब भी आप कोई पत्थर पकड़ते हैं तो भारी लगता है ना आपको, कोई भी, पृथ्वी नीचे है, पृथ्वी क्या है, भार देने का कार्य करती है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, भार देने का कार्य कर
अलावा जो आकाश महाभूत है, आकाश महाभूत क्या कर रहा है? वृद्धि प्रदान कर रहा है। जो मास अनुमासिक वृद्धि आप पढ़ेंगे, मास अनुमासिक वृद्धि होती है, तो ये किसके द्वारा हो रही है? आकाश महाभूत ये क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है एनाटॉमी बहुत ईजी हो जाती है, आयुर्वेदिक एनाटॉमी बहुत ईजी हो जाती है अगर आप उसको मॉडर्न से थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करें या अपने माइंड में थोड़ी सी इमेजेस बनाने की कोशिश करें। आपको बस ये समझना है कि पृथ्वी में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी, सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं वो पंच महाभूतों से बनी हुई हैं, ठीक है। और पंच महाभूतों के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि उनमें क्या क्या कौन कौन से तत्व होते हैं, किन किन चीज़ों से कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण हो सकता है। हर चीज़ में आपके सामने भी कोई भी चीज़ है तो उसमें पंच महाभूत होंगे ही होंगे, लेकिन क्या होगा, कोई महाभूत अधिक होगा तो कोई महाभूत जो है वो कम अमाउंट में होगा। तो इस तरीके से आपको लर्न करना है। और आयुर्वेदिक एनाटॉमी बहुत इजी हो जाती है अगर आप इसको इस तरीके से लेते हैं। मॉडर्न तो आपने साथ में पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आयुर्वेद बहुत इजी हो जाता है। 12th के बाद एकदम से हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन अगर आप उसे कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो वो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। तो इस तरीके से आप जो है अपने माइंड में इमेजेस बनाइए, उसको कोरिलेट करने की कोशिश करिए, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगी। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको मैं आंसर सुन के दूंगी और कोशिश करूंगी। अगर आपको कोई वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पर वीडियो भी बता सकते हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो आपको वीडियो भी उस पर मिल जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था शरीर। अब शारीर क्या है? तो शारीर एक होता है शरीर। जब आपने हम जब पहली बार डिपार्टमेंट्स के बाहर खड़े होते हैं तो हम बाहर से क्या देखते हैं कि लिखा होता है कि रचना शारीर, क्रिया शारीर, ठीक है। तो किसी भी डिपार्टमेंट और जो भी आप पंचकर्म डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं या फिर काय चिकित्सा कि कोई सी भी डिपार्टमेंट के बाहर आप खड़े होते हैं तो वहाँ पर आप शारीर शब्द देखते हैं, शरीर नहीं देखते हैं। तो जो आम इंसान होता है वो उसको क्या वर्ड लेता है कि इन्होंने तो स्पेलिंग गलत लिखी है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? जहाँ पर आपको ज्ञान मिल रहा है शरीर के बारे में, ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड, यहाँ पे रचना शारीर यानी कि जो रचना के बारे में, शरीर की रचना के बारे में जिसमें उल्लेख आपको मिल रहा है वो क्या है? शारीर। यानी कि जो ग्रंथ है, जो आपकी किताब है, जो बुक है जिसमें उसके बारे में ज्ञान उपस्थित है वो क्या कहलाएगी? शारीर कहलाएगी। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? शारीर, रचना शारीर। तो इसमें बोलते हैं शरीरम अधिकृत्य तंत्रम शारीरम। मतलब क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अध्ययन से क्या होगा? शरीर के सूक्ष्म स्थूल अवयवों का ज्ञान आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप रचना शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो क्या है? एक ऐसी किताब, ऐसा ग्रंथ, ऐसी बुक आप कह सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है सारे सूक्ष्म और स्थूल जो भी आपके जो ऑर्गन्स हो, अवयव कहें हम, उनके बारे में आपको पूरा ज्ञान मिलता है। तो वो क्या कहला जाएगा? शारीर। और शरीर क्या है? देह। और जिसमें आपको उसके बारे में, शरीर के बारे में ज्ञान मिल रहा है, शरीर के बारे में पढ़ने को मिल रहा है, तो वो क्या है? शारीर, ठीक है। तो ये हो जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। तो शरीर और शारीर में ये डिफरेंस है। शरीर यानी कि जिसमें आपको इस शरीर के बारे, ये देह, ह्यूमन बॉडी, तो ये क्या हो जाएगी? शरीर। और शारीर क्या हो जाएगा? जिसमें आपको इसके बारे में जो ज्ञान मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? शारीर, ठीक है। अब हम शरीर ज्ञान के प्रयोजन के बारे में क्या बात करेंगे। अब शरीर ज्ञान का प्रयोजन क्या होता है? शरीर ज्ञान के प्रयोजन के बारे में बात करें तो आपने आयुर्वेद का प्रयोजन सुना होगा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण मातुरा से विकार पशमंच। तो क्या है? स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के विकार को दूर करना। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? स्वस्थ मनुष्य है, जो हेल्दी है,
उसकी हेल्थ को बनाए रखना है। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल हेल्थ के लिए भी बहुत सारे टॉनिक्स, आयुर्वेदिक टॉनिक्स आपकी हेल्थ को बरकरार रखें, ये टॉनिक वो टॉनिक, डाइजेस्टिव, इम्यून सिस्टम, ये सब, इन सब को बरकरार रखें, उसके लिए आ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का तो यूज़ होता ही होता है, साथ में जो रोगी मनुष्य है उसके रोगों को दूर भी करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें करनी होती हैं। अब हम, आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे हम आयुर्वेद में आए, हमने क्या किया पहले, हमें ये क्या पढ़ाया जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, जब वो पहली बार क्लास में बैठते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हम तो यहाँ डॉक्टर बनने आए थे, हम तो मेडिसिन सीखने के लिए आए थे, हमारे आस पड़ोस वाले हमसे मेडिसिन पूछते हैं, हम उनको क्या बताएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है, बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है, वो यही सोचते हैं कि हम तो यहाँ कुछ और ही पढ़ने के लिए आए थे और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आचार्य सुश्रुत भी कहते हैं कि आपको अगर एक अच्छा वैद्य बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए पहले आपको क्या होना चाहिए, इस शरीर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आपको आपने जो भी चीज़ें आपको अपने नेत्रों से उनके जो अंग हैं, जब तक आप देखेंगे नहीं ह्यूमन बॉडी के अंग, इसलिए तो हम डिसेक्शन भी उसमें रखते हैं एनाटमी में, जब तक आप देखेंगे नहीं, सूक्ष्म और स्थूल रूप से सारे अंगों को आप देखेंगे नहीं, तब तक आप उनकी चिकित्सा नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर जाके जब आप लगता है कि बच्चे सारे प्रॉफ क्लियर कर चुके हैं, तो उनको क्या कराया जाता है कि लास्ट में फिर उनको हम चिकित्सा पढ़ानी शुरू करते हैं। और इसीलिए लास्ट में चिकित्सा पढ़ानी शुरू करी जाती है कि पहले आपको इस शरीर के बारे में पूर्ण ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सोचना कि हमें तुरंत सब कुछ पता चल जाए, तो वो चीज़ नहीं, पहले आपको इस शरीर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो शरीर ज्ञान आपको दिया जा रहा है, ये किस लिए दिया जा रहा है, ताकि आप आगे चल के चिकित्सा कर सकें। तो शरीर ज्ञान का प्रयोजन ही क्या है, शरीर ज्ञान का प्रयोजन ही चिकित्सा है, ताकि आप आगे चल के जो है एक मनुष्य का अच्छे से चिकित्सा कर सके। ठीक है, तो यही शरीर ज्ञान का प्रयोजन है। और बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं हम ये क्या कर रहे हैं। तो आप जो है, आप डॉक्टर बनने चाह रहे हैं, डॉक्टर बनने में टाइम लगता है, एक वैद्य बनने में समय लगता है, और जब तक आपको इस शरीर का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप नहीं बन सकते डॉक्टर। आपको पता ही नहीं है मैकबर्नीस पॉइंट कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको पता ही नहीं होंगी। लीवर, किडनी, इनकी सिचुएशन क्या है, लोकेशन क्या है, इनका वेट क्या है, कैसे ये दिखते हैं, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर आपको पता ही नहीं होगा, तो आप बिल्कुल चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको पढ़ना, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, उसके बाद आप किसी की चिकित्सा करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं शरीर ज्ञान का प्रयोजन ही, शरीर ज्ञान आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप आगे चल के चिकित्सा कर सकें। तो शरीर ज्ञान का प्रयोजन ही है चिकित्सा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर जो ये षड अंग बोले गए हैं, षड अंग शरीर मतलब क्या है, जो 6 अंगों वाला शरीर। तो 6 अंगों वाला शरीर क्या है, अब आप किसी को देखेंगे तो सामने से कोई आ रहा है, तो सबसे पहले आप उनके 6 अंग ही तो देखते हैं। क्या देखेंगे आप, उनका पहले ग्रीवा से ऊपर, ये जो आपका मस्तिष्क है, ये आपका सर जो ग्रीवा से ऊपर का भाग है, ये आ गया। इसके बाद क्या आ गए आपके 4 शाखाएं। 4 शाखाओं में क्या क्या आ जाते हैं, 2 हाथ, 2 पैर। उसके बाद क्या आ जाता है आपका मध्य शरीर। तो ये कितने हो गए, ये 6 हो गए, ये 6 शाखाएं हो गई। तो ये क्या है, ये षड अंग शरीर, इसीलिए इसको क्या बोला है, षड अंग, यानी कि 6 अंगों वाला शरीर। तो ये क्या है, 6 अंगों वाला शरीर क्या है, आपका ग्रीवा से ऊपर का भाग, जो सिर हो गया, 4 शाखाएं यानी कि आपके 2 हाथ, 2 पैर। इसके बाद क्या आ गया आपका मध्य शरीर। ठीक है, तो मध्य शरीर जो है इसमें आ जाएगा। तो ये कुल मिला के कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये कुल कितने हो गए, 6 हो गए। 6 शाखाएं आपके शरीर की हो गई हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे हम और भी बनाते रहेंगे। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए अर्जेंटली,
या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।